हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है कावेरी, उसका हम सेकंड चैप्टर जो कि एक पोएम है जिसका नाम है भारत आवर लैंड, इसके हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ ग्रामर पोर्शन जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पोएम की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम एक पार्ट में कर चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी उसकी वीडियो, और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पूरी पोएम को अच्छे से समझने के लिए वो एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए और फिर जो है ये क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन के बाद में जो क्वेश्चन बच गए थे उनको हम एक बार पढ़ते हैं। पहले छोटा सा हम रिव्यू ले लेते हैं पोएम का। पोएम जो है भारत जो कि हमारा देश है उसके बारे में है। भारत की चीजों की प्रशंसा की गई है, प्रेज किया गया है इनको, और जो है देशभक्ति से संबंधित कविता है ये। यहाँ लिखा है माइटी हिमवंत। हिमवंत का मतलब है यहाँ पर हिमालय से, हिमालय। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो विशाल हिमालय है, जो स्ट्रोंग हिमालय है, वो हमारा है। धरती पर उसके बराबर कोई नहीं है। जो गंगा है, जेनरस गंगा इज अवर्स, जो उदार पवित्र गंगा है वो हमारी है, और उसके बराबर कोई भी दुनिया की कोई भी दूसरी नदी जो है शोभा नहीं देती है, क्योंकि गंगा अपने आप में पवित्र नदी है, उदार है। और उसके बाद बताया गया है कि द सेक्रेड उपनिषद आर आवर्स, जो उपनिषद हैं हमारे, उपनिषद जो की संख्या में 108 हैं, वो हमारे हैं, और उनके बराबर कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि उपनिषद जो है ज्ञान का भंडार है और उनमें ढेरों ज्ञान की बातें बताई गई है। और दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, तो जो सनी गोल्डन लैंड है वो भी हमारी है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी लैंड जो है रिच है, और रिच होने के साथ-साथ यहाँ पर आपको जो है फसलों की विविधता, फसल पक जाने पर जैसे गोल्डन कलर्स हो जाता है, वैसा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसे ही बताया गया है कि सी इज पियरलेस, कि हमारी जो देश की धरती है वो अद्वितीय है, बेजोड़ है, अनुपम है। आइए हम इसकी प्रशंसा करें। आगे फिर गैलेंट वॉरियर्स के बारे में बताया गया। बहादुर सैनिक जो है यहाँ रहते थे। बहुत सारे संतों ने इस भूमि को पवित्र किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर, जो दिव्य संगीत है उसकी जो है मधुर आवाज यहाँ सुनी जाती थी। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, यहाँ पर ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ चीजें सारी भारत में पाई जाती हैं। आगे फिर यहाँ लिखा है कि भारत एक ऐसी धरती है जहाँ पर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नॉलेज मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान की जो जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हुई हैं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान की जो जड़ें हैं वो भारत से संबंधित हैं। भगवान बुद्ध ने अपना जो उपदेश है, प्रीच्ड का मतलब होता है उपदेश, जो कि धर्म से संबंधित उपदेश था, वो यहीं दिया था। ओ होवरी एंटिक्विटी इज भारत, और हमारा जो भारत है वो बहुत ही पुरातन भारत है, प्राचीन है, पुराना है, पुरातन कह लीजिए, प्राचीन कह लीजिए। हमारा भारत ये नहीं है कि कुछ सालों पहले बना है, नहीं, हमारा भारत बहुत प्राचीन है, पुरातन है। आइए हम सब मिलकर इसकी प्रशंसा करें, क्योंकि भारत दूसरे देशों से अलग है। ये कविता थी। और डीपली आप इसको समझने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन जो है देख सकते हैं। अब हमने जहां तक इसको किया था उसके बाद हम चलते हैं। जैसे ये पोएम थी, पोएम की ये समरी है। यहाँ पर यहाँ से कुछ वर्ड जो है यहाँ दिए गए हैं। द पोएम इज ट्रिब्यूट टू इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड फर्स्ट नंबर पे आएगा हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। द पोइट प्रेज द, किसको जो है क्या कर प्रेज कर रहा है,
प्रेज कर रहा है हिमवंत, ठीक है, दूसरे नंबर पे हिमवंत आएगा। डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल, क्यों? क्योंकि जो हिमवंत है, हिमालय है, उसके बराबर कोई नहीं है और इसके समानांतर भी कोई नहीं है, इसके जितना विशाल कोई नहीं है। और इसके बाद जो है गंगा के बारे में बताया था, गंगा इज डिपिक्टेड एज generous and graceful while the dash are honored as sacred and unmatched। थर्ड नंबर पे सेकंड थर्ड गंगा आएगा। उसके बाद फोर्थ पे उपनिषदा। द पोएम हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन किस किस का था? वॉरियर्स और सेज, ठीक है, वॉरियर्स एंड सेज हु हैव enriched the land with their bravery and wisdom। It also acknowledge the presence of ब्रह्म knowledge, तो यहाँ पर सेवेंथ नंबर आएगा। एंड द टीचिंग ऑफ द डैश, किसकी? बुद्धा, बुद्धा की टीचिंग को प्रेज किया गया यहाँ पर। इसके बाद नाइन्थ पे आएगा कि नाइन्थ पे क्या आएगा यहाँ पर? इंडिया इज अ पीयरलेस, तो नाइन्थ ये हो जाएगा। एंड लेट्स प्रेज हर, तो टेंथ नंबर पे प्रेज भरना है। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी कर लिया था, तो साथ ही साथ में हम अब भी करते चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए उनको करते हैं। यहाँ लिखा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेफरेन। इम्पैक्ट का मतलब होता है बच्चों प्रभाव। रेफरेन का मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार बताना, उसको बोलते हैं रेफरेन, ठीक है, बार बार दोहराई जाने वाली बात, बार बार दोहराई जाने वाला। क्या दोहराया गया है पोएम में? एक लाइन बार बार कही जा रही है, लेट्स प्रेज हर बिकॉज आवर मदर लैंड इज पियरलेस। हमारी जो धरती है वो पियरलेस है, अद्भुत है, अनोखी है, चलिए इसकी प्रशंसा करें। तो ये बार बार क्यों प्रयोग किया जा रहा है ये बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका प्रभाव क्या है वो बताना है। तो हम आंसर लिखेंगे कि द रेफरेन रेफरेन क्रिएट, ये क्या क्रिएट कर रहा है? क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड। ये इसीलिए प्रयोग किया जा रहा है कि ताकि पढ़ने वाले को गर्व हो और क्या करे? एडमिरेशन, गर्व करे, प्रशंसा करे। एंड रीडर के मन और दिल में कहीं न कहीं देशभक्ति की, पैट्रियटो पैट्रियोटिज्म की भावना जो है वो डेवलप की जा सके, इसीलिए यहाँ पर बार बार सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, ये बात बार बार कही गई है। और साथ ही क्या कह रहा है कि ये इसके साथ साथ क्या कर रहा है? पोइट पोइट का एम्फेसाइज कर रहा है किस बात पर? द पोइट एम्फेसाइज, किस बात पर एम्फेसाइज कर रहा है? कि दैट इंडिया इज अनमैच्ड। जो ये लाइन बता रही ना, द सी इज पियरलेस, इसका मतलब यही है कि जो इंडिया है वो क्या है? अनमैच्ड कंट्री है। इसकी जो तुलना है वो किसी और के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने आप में अनमैच्ड कंट्री है। एंड एनकरेज एनकरेज रीडर टू रेस्पेक्ट एंड फील प्राउड प्राउड ऑफ देयर कंट्री। तो जो पोइट है ये काम वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वह एम्फेसाइज करना चाहता है, जोर दे रहा है कि इस बात पर कि इंडिया जो है एक अनमैच्ड कंट्री है दूसरे देशों के साथ, इसको मैच नहीं किया जा सकता। और एनकरेज करता है रीडर को कि वो रिस्पेक्ट करे और प्राउड फील करे अपने देश पर। इसीलिए बार बार यहाँ पोइट ने एक बात यूज की है कि इंडिया इज पियरलेस एंड लेट्स प्रेज हर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, ठीक है। इंडिया इज metaphorically described as this sunny golden land, suggest that it is
कि पोएम में ये बताया गया है कि जो इंडिया जो है वो सनी गोल्डन लैंड है। तो ये वर्ड क्या बताते हैं इंडिया के बारे में? तो ये बताते हैं कि इंडिया इज अ इट इज रिच, हमारा जो देश है वो रिच है, और साथ ही साथ हम बात करें तो प्रोस्पेरस है, प्रोस्पेरस, और इसके साथ हम लिख सकते हैं एंड हमारे देश का जो इतिहास रहा है वो इतिहास क्या बताता है कि हमारा जो इतिहास रहा है वो ग्लोरियस रहा है। तो इट इज रिच, प्रोस्पेरस एंड ग्लोरियस, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया? द पोइट यूजेस सिंबोलिज्म। पोइट ने क्या किया है कि हर एक वर्ड के लिए कुछ न कुछ सिंबल यूज किए हैं। जैसे हिमवंत बताया है तो उसको बताया है माइटी। माइटी मीन्स क्या होता है कि हिमालय जो है बड़ा ही स्ट्रोंग है। तो ये जो वर्ड यूज किए हैं इस तरीके से कवि ने, तो उनको हमने क्या करना है, कॉलम 1 में जो दिए गए हैं वर्ड उनको हमें कॉलम 2 के साथ मैच करना। जैसे हिमवंत के बारे में एक बात ऊपर लिखी माइटी, माइटी मीन्स की स्ट्रोंग हिमालय। यहाँ पर लिखा है जैसे हिमवंत, गंगा, गंगा के बारे में क्या था कि गंगा को बताया गया था जेनरस, उदार नदी। ठीक है। उपनिषदा को क्या बताया गया था कि उपनिषद जो है अपने आप में जो है बात करें स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लिगेसी इनके अंदर देखने को मिलती है। तो हम इनको एक एक करके मैच करते हैं। जैसे हिमवंत है, हिमवंत जो है हमारे भारत के नॉर्थ में जो खड़ा है वो जो खड़ा है वो ये शो करता है कि वो एक स्ट्रेंथ है इंडिया की, और वो परमानेंस है। परमानेंस का मतलब होता है कि स्थिर है, सदियों से खड़ा है, स्थायी है, और वो भारत के लिए एक क्या है, ताकत की तरह से प्रयोग होता है। आगे है गंगा। गंगा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? गंगा जो है प्योर है, प्योरिसिटी प्योरिटी, और क्या बताया गया गंगा के बारे में? प्योरिटी एंड जेनेरोसिटी। तो इसके हम मैच करेंगे। ठीक है। जेनेरोसिटी का मतलब होता है उदार है गंगा, गंगा की उदारता के बारे में बात की। गैलेंट वॉरियर्स एंड सेज, गैलेंट वॉरियर एंड सेज मतलब कि गैलेंट वॉरियर में क्या होता है, करेज होता है, बहादुर होते हैं। साधु महात्मा जो बुद्धिमान होते हैं, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धा थम, तो इसको हम ब्रह्म नॉलेज मतलब नॉलेज, एंड बुद्धा का जो ज्ञान था उसने अनलाइटमेंट दी थी, मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति कराई थी। तो अनलाइटमेंट होता है ज्ञान की प्राप्ति, उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन में उजाला हो गया। आगे है सनी गोल्डन लैंड। इट मीन्स सनी गोल्डन लैंड का मतलब होता है कि वो भारत की रिचनेस और ग्लोरी को दर्शाती है। तो इस तरीके से हम इन सभी वर्ड्स को इनकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, यहाँ दिया गया है कि द पोइट यूजेस इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है? इमेजरी जो वर्ड है इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स दैट अपील टू द सेंस। देखो इमेजरी का मतलब क्या होता है कि कई बार पोइट क्या करता है कि किसी चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का प्रयोग करता है ताकि उसकी पिक्चर हमारे माइंड में बिल्कुल जो है विविड का मतलब होता है बिल्कुल सजीव, लाइव जो है चित्र उसका हमारे दिमाग में उभर कर आ सके, उसको बोलते हैं इमेजरी। इमेजरी का मतलब ये है कि जब हम पढ़ें सुने, और तो पढ़ने सुनने के दौरान ही किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हमारे दिमाग में बिल्कुल पिक्चर चल जाए। जैसे यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है? माइटी हिमालय। माइटी हिमालय जैसे ही वर्ड आता है माइटी हिमवंत, तो हमें अचानक से हमारे दिमाग में माउंटेन्स की पिक्चर बनती है, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ और पूरी माउंटेन रेंज हमें जो है दिमाग में पिक्चर बनती है। तो इस तरीके की जब जो है कवि लैंग्वेज यूज करता है तो उसको बोलते हैं इमेजरी। गिव एनी टू एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। पहला तो यही हो गया द माइटी हिमालय, फर्स्ट तो यही लिख देंगे हम, फर्स्ट द माइटी हिमालय इज आवर्स।
पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे सनी गोल्डन लैंड, पोएम में एक जगह है सनी गोल्डन लैंड। सनी गोल्डन लैंड, जैसे ही कवि ने ये कहा, हमने पढ़ा, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आई। क्या? कि चारों तरफ जो भारत है वहां पर सुनहरापन दिखाई दे रहा है, और जो है जिस तरीके से गोल्ड जो है चमकता है, ऐसे ही हमारी जो धरती है, लैंड है, वो क्या है? फर्टाइल लैंड है। और फर्टाइल लैंड है तो यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं। जब वो क्रॉप्स पक जाती हैं, राइप हो जाती हैं, तो पक जाती हैं, तो उन पर गोल्डन कलर आ जाता है या फिर येलो कलर आ जाता है, तो वो एक सोने की तरह से दिखती है। तो इस तरीके से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यदि एक और एग्जाम्पल लेना पड़े तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो द जेनरस गंगा इज आवर्स। तो इस तरीके से आप 2 की जगह 3 वर्ड जो है एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब है, आगे है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूज ऑफ हाइफन्स। हाइफन्स क्या होते हैं? हाइफन्स बोलते हैं हिंदी में बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा योजक चिन्ह। जैसे आपने देखा होगा कई बारी आप पढ़ते हैं तो कई बारी आपने ऐसा वर्ड देखा होगा, एक मैं लिखता हूं बार बार, या धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। अब तीनों जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनमें एक कॉमन चीज आपको देखने को मिल रही है। बीच में एक जो है चिन्ह लगा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम योजक चिन्ह, और इंग्लिश में कहते हैं हाइफन्स। हाइफन्स यूज हुए हैं इन द फर्स्ट स्टैंजा। आपको कैसे पता चला? देखिए, पोयम में यदि हम जाते हैं वापिस, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है हाइफन्स यूज हुए। हाइफन्स कहाँ है सर? आवर्स के एंड में लगा, आवर्स, आवर्स, आवर्स। यहाँ पर 4 जगह आवर्स लिखा है, तो यहाँ चारों जगह आवर्स के बाद में हाइफन लगा है। ये लगाने का क्या मोटिव है पोएट का, ये बताया गया। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू। हाइफन्स लगाने का कवि का क्या मोटिव था वो बताना है। क्रिएट डेलिब्रेट पॉजेस टू रेनफोर्स द सेंस ऑफ एडमिरेशन एंड जो है प्राइड। तो सही बात है कि पॉजेस देने के लिए और जो है एडमायर कराने के लिए और प्राइड फील कराने के लिए विशेष रूप से जोर दिया गया है पोज देकर। यहाँ पर पोज इसीलिए दिया गया है, ये जो है हाइफन इसलिए लगाए गए हैं ताकि पढ़ने वाले के मन में जो है देश के प्रति सराहना करने का भाव हो और वो खुद को प्राइड फील करा पाए। एक तो यही बात हो गई, पहला सही है। एम्फेसाइजेस द कंट्रास्ट, कंट्रास्ट नहीं, कंट्रास्ट के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। देश की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं बताता, ये गलत है। लेंड्स टू द लिरिकल क्वालिटी गिविंग इट अ मेजर्ड चेंट लाइक रिदम, ठीक है, कि यहाँ पर पोएम में जो हाइफन्स यूज हुए हैं वो एक तरीके से, जिस तरीके से हम मंत्रों का उच्चारण करते, चेंट करते हैं, ठीक है, इस वो क्वालिटी देने के लिए, यहाँ पर लिरिकल क्वालिटी देने के लिए कवि ने इसको यूज किया है, तो ये भी ठीक है। आगे, सजेस्ट हेजिटेशन एंड अनसर्टेनिटी इन द पोइट क्लेम अबाउट इंडिया। नहीं, पोइट जो है हेजिटेट नहीं है देश के लिए, जो है अनसर्टेनिटी को शो नहीं कर रहा है, ना ही हेजिटेट है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो क्या कर रहा है? प्रेजेंट कर रहा है की एलिमेंट ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस। ये जो हाइफन लगाए गए हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये इंडिया की ग्रेटनेस और उसके की एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं बिफोर द हाइफन एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग असर्शन अबाउट इट यूनिकनेस आफ्टर द हाइफन। तो सही है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा एंड पांचवा। तो ये हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 5, 3 एंड 1। हाइफन इसलिए यूज हुए हैं ताकि वो क्या कर सके? रेनफोर्स कर सके सेंस ऑफ एडमिरेशन, एडमायरेशन एंड प्राइड। थर्ड है, जिससे वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो लिरिकल क्वालिटी देने के लिए पोएट ने इसको यूज किया हाइफन। एंड फिफ्थ जो है
इंडिया की यूनिकनेस और जो है इंडिया की ग्रेटनेस को शो करने के लिए हाइफन का यूज हुआ है। चलिए आगे है, द पोएट यूजेज हाइपोबली इन द पोएम। हाइपोबली क्या होता है बच्चों? देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों 8th में, या फिर आपके हिंदी के टीचर ने वर्ड एक जो है टॉपिक पढ़ाया होगा अलंकार। ठीक है, अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच। और जो ये जो है हाइपोबली है, ये भी एक जो है फिगर ऑफ स्पीच है, इट मीन्स अलंकार है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति हिंदी से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बड़ा मोस्ट कॉमन है, आपने 7th में या 8th में पढ़ा होगा कि चेतक एक पोयम थी, चेतक की वीरता। उसमें था, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। चेतक था उस पार। चेतक कौन है यहाँ पर? चेतक जो है राणा जो प्रताप है, महाराणा प्रताप, उसका घोड़ा था। घोड़े ने क्या किया कि राणा ने जब तक देखा ही था, एक साइड देखा ही था, तब तक तो घोड़ा उस साइड मुड़ ही गया। ठीक, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बताया गया है कि कभी ऐसा नहीं होता कि बिना देखने मात्र से ही घोड़ा उसी साइड चल पड़े। नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, घोड़े को की जो लगाम है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके घोड़ा मुड़ता है। जैसे एक उदाहरण और हम समझते हैं, फिर हम उसको पढ़ेंगे। जैसे एक उदाहरण है कि भाई हनुमान की पूंछ में, एक ये बहुत कॉमन है, आप लोगों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखो, यहाँ पर क्या कहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं है। ठीक है, आग लगी नहीं है, लगन न पाई आग मतलब अभी लगी नहीं है। लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और लंका को छोड़कर सारे निशाचर, निशाचर मतलब राक्षस भाग गए। मतलब कवि की कल्पना देखो कि बिना आग लगे ही लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए। मतलब कवि यहाँ पर हनुमान की जो गाथा है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। इन इंग्लिश इफ वी टॉक अबाउट अतिशयोक्ति, दैट मीन्स हाइपोबली। हाइपोबली क्या लिखा है यहाँ पर कि हाइपोबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम, क्या एक्सट्रीम exaggeration to highlight a point or create a dramatic effect। यहाँ पर जो ये वर्ड है बच्चों, एक्सट्रीम exaggeration का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, तो किसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए जब कोई भी पोइट किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है या फिर उसको कोई ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ये ऐसा करता है, तो वहां पर जो है हाइपोबली जो है क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगा। इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली बट इज यूज टू मेक समथिंग साउंड मोर इम्प्रेसिव और इंटेंस। ऐसा कवि क्यों करता है? वाई पोइट डज लाइक दिस, ताकि वो क्या करे, अपनी पोएम को इम्प्रेसिव बना सके और इंटेंस बना सके। ठीक है, उसको गहराई के साथ बढ़ा चढ़ा के बताया जा सके। जैसे यहां पर दिया गया एग्जाम्पल, माई लगेज वेज अ टन, डज द लगेज एक्चुअली वे अ टन्स। टन्स मतलब होता है 100 kg। क्या आपको लगता है कि किसी के लगेज का बैग 100 kg होगा? यही से बताया गया। लेकिन जिसने भी ये बात लिखी है, ठीक, तो उसने तो लगेज को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया कि मेरे लगेज का वेट जो है टन 100 किलोग्राम नहीं, 1000, सॉरी यहाँ पर जो वर्ड लिखा मैंने
100 किलोग्राम का तो क्विंटल होगा, तो 1000 किलोग्राम। कभी किसी के लगेज का वेट इतना नहीं होता है। तो यहाँ पोएट बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। जैसे इन हिंदी इफ वी टॉक अबाउट राई का पहाड़ बनाना। अब राई का जो दाना होता है वो छोटा सा होता है, ठीक। लेकिन जब कोई अपनी बात को बहुत ज्यादा बटरिंग लगा के या मिर्च मसाला लगा के पेश करता है, तो हम उसको कहते हैं कि क्यों राई का पहाड़ बना रहा है, ठीक है। तो मतलब वही है कि वो बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, ठीक है। आगे है सी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज ए माइल वाइड। माइल मतलब कि 1 मील, वो बहुत खुश थी। 1 मील, मील नहीं, 1 मील चौड़ी स्माइल थी। ऐसा कभी होता है? कैन ए स्माइल बी माइल वाइड? क्या आपको लगता है कि जो स्माइल होती है वो 1 मील जो है चौड़ी हो सकती है? तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पोइट कई बार ऐसा काम करता है ताकि वो अपनी बात को थोड़े से इम्प्रेसिव वे से कह सके, ठीक है। तो अभी यदि हमें पोएम में से ऐसे ही एग्जाम्पल ढूंढने हैं तो हम क्या कह सकते हैं? पोएम की यदि बात करें तो क्या पोइट ने यहाँ पर ऐसा कोई काम किया है? तो यस, हम कह सकते हैं किया है। क्या क्या किया है? तो हम कह सकते हैं, जैसे पहली ही लाइन में हिमवंत के बारे में बताया। क्या लिखा है कि माइटी हिमवंत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। देखो हिमवंत के बारे में, हिमालय के बारे में क्या किया पोइट ने? हिमालय के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया कि दुनिया में हिमालय के जितना बड़ा, स्ट्रॉन्ग, ग्रेट, ठीक है, कोई नहीं है। जो हमारे उपनिषद हैं, द सेक्रेड उपनिषदास आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, कि हमारे उपनिषदों के बराबर दुनिया का कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमारी गंगा के समान कोई भी दुनिया की नदी पवित्र, उदार नहीं है, शोभायमान नहीं है। तो यहाँ तीनों लाइनों में जो है हम बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच है हाइपोबली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इन तीनों में है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है उसको चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। ये हो गया है। अब नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है, इसको एक बार मिटा देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। द पोएम इज एन ऑड। ऑड क्या है? ऑड के बारे में क्या है कि ऑड क्या होता है? कई बार पोइट क्या करता है, एक स्पेशल जो है लिरिक पोएम बनाता है जिसमें क्या करता है, वो एक्सप्रेसेस डीप एडमिरेशन, ठीक है। क्या करता है वो? बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर देता है, प्रेज कर देता है, और रिवरेंस फॉर अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस और एन आइडिया। कई बारी क्या करता है पोइट, एक ऐसा लिरिकल पोएम बनाता है जिसमें क्या करता है कि वो किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा करता है कि जिससे कि बहुत ज्यादा प्रेज, प्रशंसा का भाव हो, गर्व उत्पन्न हो हमारे अंदर, ठीक है, और किसी के प्रति जो है रिस्पेक्ट बढ़े। इट इज ऑफन रिटन इन एन एलिवेटेड और formal style, celebrating the subject with enthusiasm and emotions. An ode's language is often grand and expressive, and it seeks to highlight the extraordinary quality of its subject. तो यहाँ पर जो है, जो ओड लिरिकल पोएम का जो यूज किया गया है वो किस लिए किया जाता है? ताकि हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के या उसकी प्रशंसा कर सकें, ठीक। तो ये इसीलिए होता है ताकि हम क्या करें कि सेलिब्रेट कर सकें। क्या क्या सेलिब्रेट करना है? सब्जेक्ट विद एंथुजियाज्म एंड इमोशन। ऑड लैंग्वेज जो है किसी चीज के लिए ग्रैंड बनाने के लिए की जाती है, और एक्सप्रेसिव वे में शो करने के लिए उसको किया जाता है ताकि हम उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज को शो दिखा हाईलाइट कर सकें। जैसे इसका यदि उदाहरण लिखा जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमारे देश के लिए कहा गया है कि जो सी इज पियरलेस, हमारी जो भारत माता है वो कैसी है? पियरलेस है। लेट्स प्रेज हर, लेट्स प्रेज हर। सी वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? भारत माता के लिए, भारत माता। और कह रहा है कि जो भारत माता है वह अद्वितीय है, बेजोड़ है, आइए उसकी प्रशंसा करें। तो यहाँ पर जो है भारत माता के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी क्या की गई है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ये है कि हमारी भारत माता पियरलेस है, अद्भुत है, अनोखी है, विचित्र है, बेजोड़ है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हाईलाइट किया गया है किसको, भारत माता की क्वालिटी को। जैसे एक और हम वर्ड लिखे यहाँ पर, भारत के बारे में पोएम में लिखा है, ओह ऑफ ओवरी आवरी एंटिक्विटी, एंटिक्विटी इज भारत। हॉवरी एंटिक्विटी का मतलब होता है कि भारत जो है प्राचीन है, प्राचीन भी क्या, बहुत पुराना है, पुरातन भारत है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम जो है एक लिरिकल पैटर्न यूज कर रहे हैं जिसको हम ओड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने दो उदाहरण हमने ले लिए हैं, अब आगे द पोइट यूजेस एल्यूजन इन द पोएम। एल्यूजन क्या होता है, अब सर नई नई बातें आ रही हैं यहाँ तो। एल्यूजन मतलब संकेत, किसी चीज के लिए हम संकेतों का प्रयोग करते हैं तो वहां बोलते हैं एल्यूजन। एल्यूजन क्या है, एल्यूजन एक जो है लिटरेरी डिवाइस है, डिवाइस है, क्या काम करता है, राइटर इसका यूज तब करता है जब किसी चीज के बारे में इनडायरेक्ट बताया जाता है, किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी लिटरेरी वर्क के बारे में, या फिर किसी कल्चरल एलिमेंट, उसको हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट वर्ड में उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। द रीडर इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज, और रीडर से क्या किया गया है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है इनडायरेक्ट जो बात बताई गई है उसको समझकर क्या करे, उसके जो है रियल मीनिंग को समझ सके, ये एक्सपेक्ट की जाती है रीडर से, और अंडरस्टैंड कर सके कि रेफरेंस बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज, यदि उसको किस उस चीज के बारे में प्रायर पहले से ही कोई नॉलेज है तो रेफरेंस दिया जाए और जो है उसको समझ सके। जैसे हम कई बारी रिडल्स सॉल्व करते हैं, रिडल्स सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कोई प्रायर नॉलेज होती है तो हम उसको रेफरेंस के बेस पर लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है कि किसी चीज को संकेत के माध्यम से बताना। ठीक है, जब क्या होता है, जब कोई भी पोइट है वो किसी फेमस पर्सन या कोई ऐसी इवेंट हो गया, कोई प्लेस हो गया, या फिर कोई, हम बात करें जैसे हमारे पोएम में बताया गया उपनिषद के बारे में, उपनिषद के बारे में बताया गया है, तो ये ग्रंथ है हमारे, इनके बारे में क्या दिया गया है, सिर्फ क्या दिया गया है, संकेत दिया गया, एल्यूजन दिया गया। ठीक है, और उसी से ही जो पढ़ने वाला होता है, रीडर होता है, उसको पूरे को समझ जाता है। ठीक, तो ये एल्यूजन कैन बी कम फ्रॉम माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी से आ सकते हैं, किसी धर्म पर बेस्ड हो सकते हैं, साहित्य पर बेस्ड हो सकते हैं, हिस्ट्री और या फिर पॉपुलर कल्चर पर बेस्ड भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उपनिषद की बात की, तो उपनिषद के बारे में सिर्फ एक बात बताई है, क्या, उपनिषद के बारे में बताया है क्या, सेक्रेड, कि हमारे जो उपनिषद है वे पवित्र हैं। ठीक है, उपनिषद, द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स। ठीक है, ऐसे ही हर ब्रह्म नॉलेज, हर ब्रह्म नॉलेज, हर हर नहीं, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट्स। अब देखो, ये जो दो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर एल्यूजन क्या है, ब्रह्म नॉलेज के बारे में यहाँ पर एल्यूजन ये है, संकेत ये है कि भारत जो है, भारत में स्पिरिचुअल नॉलेज की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं और विरासत से चली आ रही। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज को प्रमोट करती है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ ये ब्रह्म नॉलेज वर्ड यूज हुआ है। और क्या है, भारत में बताया जाता है कि हमें क्या करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, रियलाइजेशन। ठीक है, आगे एक सेंटेंस यहाँ दिया गया है कि द बुद्धा क्या करता है, बुद्धा ने क्या किया था हमारे यहाँ पर, द बुद्धा प्रीच्ड, बुद्ध ने क्या किया, प्रीच्ड हिज धम्म, प्रीच्ड हिज धम्मा हियर।
तो ये जो लाइन है ये इसमें संकेत क्या दिया गया है कि बुद्ध ने क्या किया था, बुद्ध ने उपदेश दिया था क्या कि हमें क्या करना है, नॉन वायलेंस को प्रमोट करना है। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने भी क्या किया था, उन्होंने भी कहा था कि हमें अहिंसा का मार्ग चुनना है। और क्या किया था बुद्धा ने, बताया था कि क्या, एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ो। ठीक है, एनलाइटमेंट और नॉन वायलेंस की सीख हमारे यहाँ बुद्धा ने दी थी अपने उपदेशों के माध्यम से। तो इस तरीके से पोइट जो है एल्यूजन यूज करता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ रियल आइंस्टीन इन द मैथमेटिक्स क्लास। अब किसी बच्चे के बारे में है ये बात, ठीक है। यहाँ पर एल्यूजन क्या हुआ कि बच्चा जो है क्या है, एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जितना इंटेलिजेंट है। किसमें, मैथ्स और साइंस में। क्या है, रियल में नहीं है आइंस्टीन, बल्कि आइंस्टीन के जितना तेज दिमाग है, इंटेलिजेंट है, और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो स्पेशल दो सब्जेक्ट में। नाउ रीड द एक्सप्लेनेशन एंड आइडेंटिफाई द मैचिंग एल्यूजन फ्रॉम द पोएम एंड फ्रॉम फॉर द following. An allusion to the ancient Indian scriptures that form the philosophical core and symbolize deep wisdom and enlightenment. तो ये हमने बात कर ही ली है, किसके बारे में बात की है ये हमने, कि इल्यूजन क्या है, जो हमने बात की है कि बुद्धा ने क्या किया, प्रीच्ड किया है यहाँ पर हिज धम्मा हियर। एन इल्यूजन टू द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एसोसिएटेड विद सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट ट्रूथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन दोनों को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। एन इल्यूजन टू गौतम बुद्धा टीचिंग कंपैरिजन नॉन वायलेंस, सॉरी, यहाँ पर जो नॉन वायलेंस की बात आई है बच्चे, तो थर्ड में है, यहाँ पर एक बार इनको मिटा देते हैं। जो थर्ड है वो हो गया हमारा नॉन वायलेंस से रिगार्डिंग, और जो उपनिषद थे हमारे, उपनिषद की जो बात की गई है वो इन दो में हो जाएगी। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स क्या थे हमारे, वो थे उपनिषद। ठीक है, जहां पर हमें फिलोसफिकल जो है ज्ञान, हमें नॉलेज हमें मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि पोएम में से हमें एक्सट्रैक्ट मिला है और उसको पढ़ना है और फिर हमें आंसर लिखने। द माइटी हिमवंत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जेनरस गंगा इज आवर्स, which other river can match her grace, the sacred Upanishads are ours, what scriptures else to name with them। बेसिकली क्या है इनका मतलब बच्चों की, जो हिमवंत है, हिमालय है, वो हमारा ही है, हमारे ही देश में है। दुनिया के किसी भी देश में जो पर्वत है वो हिमवंत के बराबर नहीं है, कोई भी ऐसा पर्वत नहीं है। गंगा हमारी नदी है, पवित्र नदी है, उदार है, लोगों का भला करती है। दुनिया में ऐसी नदी कोई नहीं है। और जो हमारे जो धार्मिक जो उपनिषद हैं, पवित्र, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, जो ग्रंथ हैं उपनिषद, वो सिर्फ हमारे ही है, दुनिया का कोई भी धार्मिक ग्रंथ इनके समान नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है माइटी, किसके माइटी, किससे मतलब क्या है, यहाँ पर माइटी जो वर्ड है वो हिमवंत, हिमालय के बारे में क्या रेफर करता है, तो हम कहेंगे माइटी मतलब वो हिमालय की स्ट्रेंथ को रेफर करता है। यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेंथ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर लिखा है कि हमने क्या करना है, एक सेंटेंस दिया गया, उसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द फोर्थ एंड सिक्स्थ लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज यूज टू। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों यूज हुआ है, शो डाउट एंड अनसर्टेनिटी अबाउट अवर कंट्री, बिल्कुल गलत। ठीक है, किसी डाउट और जो है अनसर्टेनिटी के लिए ये यूज नहीं हुआ है। एम्फेसाइज अ पॉइंट, यस इट इज ट्रू। यहाँ पर जो है एम्फेसाइज, किसी बात पर जोर देने के लिए यहाँ पर जो है कवि ने पोएम में इसको यूज किया। जैसे यहाँ लिखा है ना कि दुनिया का कोई भी स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ हमारे देश के जो उपनिषद हैं उनके बराबर नहीं या उनके समान नहीं है। ठीक है, तो ये एम्फेसाइज किया गया, किसको, किसी एक पॉइंट को। जैसे यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों के बारे में कहा है, गंगा के बारे में कहा है, कि एम्फेसाइज किस बात को कर रहा है
कि जो गंगा की ग्रेस है, शोभा है, वो दुनिया की किसी भी नदी में नहीं है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे एम्फेसाइज। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा। वाई? गंगा के बारे में जेनरस वर्ड क्यों लिखा है, तो वो बताना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा बिकॉज, यहां पर हम लिखेंगे कि बिकॉज गंगा क्या है? बिकॉज इट प्रोवाइड, गंगा क्या करती है? हमें पानी देती है। इट प्रोवाइड वाटर, पानी मिलता है। और क्या करती है? ये हमारे जो है आसपास की लाइफ को क्या करती है? सपोर्ट करती है, क्योंकि गंगा के पानी को पीकर जीव जंतु बड़े होते हैं, ठीक है, और खेतों को पानी जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम सपोर्ट लाइफ करेंगे और जो है नर्चर करती है, किसको? नर्चर्स पीपल, एनिमल, लोगों को, एनिमल्स को, और एग्रीकल्चर को नर्चर करती है। कौन? गंगा। तो इसलिए इसको जेनरस कहा गया। आगे है, वाई हैज द मूवमेंट ऑफ रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल? ग्रेसफुल क्यों किया कहा गया है? तो हम इसमें लिखेंगे बिकॉज जो गंगा की जो मूवमेंट है वो क्या है? स्मूथली है वो, बिकॉज इट फ्लोज स्मूथली, स्मूथली बहती है, स्मूथली। और हम लिखेंगे ब्यूटीफुली, जब ये बहती है तो सुंदर भी लगती है गंगा। फिर हम कोमा लगा के लिखेंगे क्रिएटिंग, क्रिएटिंग अ, क्या? क्रिएटिंग अ काम एंड एलिगेंट इमेज, एक सुंदर छवि बनाते हुए गंगा बहती रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, जो गंगा है, रिवर है, उसकी मूवमेंट को क्या कहा? ग्रेसफुल कहा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। द पोएट इज implying that the Upanishads are abundant और unmatched। तो जो unmatched है इसका आंसर, जो उपनिषद हैं वो दुनिया के किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ मैच नहीं होते। अनमैच्ड है मतलब उनकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है वो, कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इसकी क्वेश्चन आंसर जो है हम पार्ट जो 2 लेके आएंगे उसमें करेंगे। इससे आगे एक चीज दी है उसको करके हम आज की वीडियो को खत्म करेंगे। यहाँ पर लिखा है वोकेबलरी इन कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट में जो वोकेबलरी आई है उसको देख लेते हैं। पिछले जो लेसन था बच्चों उसमें हमने पढ़ा था प्रीफिक्स के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सफिक्स के बारे में, ठीक है। प्रीफिक्स पहले लगते हैं, सफिक्स बाद में लगते हैं। जैसे ओ यू एस, फुल ऑफ हैविंग द क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस, जिसमें दया का भाव होता है उसको क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे जेनरस, ठीक है। गंगा के बारे में वर्ड यूज हुआ। आई टी वाई, द स्टेट ऑफ बीइंग ओल्ड और एंशियंट, तो हम इसको लिखेंगे एंटीक्विटी, एंटीक्विटी। ई एस टी, ई एस टी किस में लगती है? जब हम क्या करते हैं, किसी की हम सुपरलेटिव या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बारी ईएसटी लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हम क्या करते हैं? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री तीन वाले जो वर्ड हैं वो यूज हुए हैं। एक तो वर्ड था डिवाइनेस्ट, और एक जो है एक वर्ड और यूज हुआ है उसको हम पोएम से देख लेते हैं। द वर्ड इज, वर्ड जो है जिसमें ई एस टी यूज हुआ है, दैट इज, ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या है। ई एस टी एक वर्ड आया है, ई एस टी ढूंढना पड़ेगा इसमें।
EST से संबंधित क्या वर्ड है यहाँ पर, तो माइटीएस्ट लिख सकते हैं हम, माइटीएस्ट। यहाँ पर चलते हैं, एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक हम लिख सकते हैं आगे। लेस, लेस मतलब कि विदाउट समथिंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पियरलेस, है ना, क्योंकि पियरलेस में लेस वर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। अब ये तो हमें हिंट दी गई थी, अब हमें कुछ ऐसे सफिक्स दिए गए हैं जिनका हमने मीनिंग देखना है और उससे सेंटेंस बनाकर लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय एडिंग अ डिफरेंट सफिक्स टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। जैसे ION लिखा है, ION मतलब यहाँ पर लिख दिया क्या, इंडिकेट में, इंडिकेट जो वर्ड होता है इंडिकेट, उसमें ION जोड़ा तो बन गया इंडिकेशन, इंडिकेशन। एक वर्ड ऐसे ही हम लिख देते हैं एजुकेट, एजुकेट में ION जोड़ा तो बन गया एजुकेशन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट पावर वेपन, वेपन, ठीक है। यहां पर दिया द डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून। IVE क्वालिटी और नेचर ऑफ, IVE लगाएंगे तो हम जो वर्ड बना रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, एक वर्ड है क्रिएट, क्रिएट से ही हमने एक वर्ड बनाया क्रिएटिव। सी इज अ क्रिएटिव गर्ल, सी इज अ क्रिएटिव गर्ल, ऐसे लिख दें। MENT, ठीक है। तो MENT से संबंधित कोई वर्ड जैसे हम लिख सकते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो गया, या फिर हम कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह पर। चलिए इससे डेवलपमेंट से हम बनाते हैं सेंटेंस, तो हम लिखेंगे कि जो वर्ड बनेगा द डेवलपमेंट, एक मिनट, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन एजुकेशन। ये हो गया। ED लगा के हमने कोई सेंटेंस बनाता है पास्ट टेंस वर्जन, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे हमने लिखा कि फिनिश का हमने किया, फिनिश्ड बना देंगे, शी हैड फिनिश्ड हर लंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। एक और हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था MENT से अचीवमेंट, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट। तो इसका सेंटेंस यदि बनाना है तो हम लिखेंगे विनिंग द T20 वर्ल्ड कप इज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर द इंडियन टीम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विनिंग, विनिंग द T20 वर्ल्ड कप 2026 is the greatest achievement किसके लिए, फॉर द इंडियन टीम, इंडियन टीम। तो ये था बच्चों हमारे क्या नाम लेते हैं सफिक्स वाले सेंटेंस। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके जो क्वेश्चन आंसर बच गए हैं उनको सोल्व करेंगे और जो भी अन्य एक्टिविटी दी गई है उनको सोल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के प्रेस को जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।